हाँ, तो हम कर रहे थे ड्यूल कॉन्सेप्ट की। ठीक है। ड्यूल कॉन्सेप्ट में अभी हम, ठीक है, हमारा एग्जांपल था कि 50,000 का जो है एसेट आया कैपिटल आई बिजनेस में, तो उसको कैसे करेंगे। तो 50,000 मेरा हो जाएगा डेबिट। कहीं पैसा आया तो कहीं तो डेबिट करूंगा ना उसको। इसने क्या दिया है, कैश दिया है। कैश दिया है तो 50 डेबिट हो गया। और क्रेडिट हो गया, क्या हो गया, कैपिटल। कैपिटल से पैसा आया। ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्रेडिट, यानी पैसा यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है। डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। गोज। ठीक है, ये क्या है, रूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है मेरा, एसेट। एसेट में जब होता है तो क्या होता है, बढ़ता है, प्लस। ठीक है। एसेट में इन होता है तो क्या करते हैं हम, डेबिट। जब एसेट में इन होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। जब क्रेडिट होता है कैपिटल से तो क्या करते हैं, कैपिटल से जो पैसा निकलता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। इसका मतलब जब भी कोई चीज आउट होती है तो वो क्या होती है, आउट होती माइनस। है तो क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रांजेक्शन बन गया कि 50 लाख रुपए इसने कैपिटल से एसेट में डाले। तो ये रूल जो है, ये गोल्डन रूल डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल एग्जांपल को समझने के लिए था कि जो एसेट में अगर ऐड होता है, एसेट में ऐड होता है तो इन, और अगर आउट होता है तो क्रेडिट। कॉन्सेप्ट, अगर कहीं से निकलता है पैसा, अगर, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जहां जाएगा वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है। जहां पैसा जा रहा है, कैश में पैसा जा रहा है, पैसा कैपिटल से निकल के कैश में जा रहा है, कैश डेबिट, कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट। अगर यही उल्टा हो जाए, उल्टा कैसे होता है कई बार भाई, ओनर पैसा निकाल भी तो सकता है बिजनेस से। अगर ये पैसा बोलो 1 लाख रुपए ये निकाल ले कल को, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्यों होगा, क्योंकि कैश माइनस हो रहा है, पैसा निकल रहा है। ठीक है। पैसा निकल रहा है, पैसा यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, विड्रॉल में जा रहा है। तो विड्रॉल, विड्रॉल क्या होगा, क्रेडिट। विड्रॉल भी क्रेडिट होगा, क्या होगा, हेलो। विड्रॉल डेबिट होगा भाई। मैंने बोला ना, जहां से पैसा निकल रहा है वो तो क्रेडिट होगा। जहां से पैसा निकल रहा है वो, जैसे इस एग्जांपल में यहाँ से क्रेडिट पैसा निकल के होगा यहाँ जा रहा है, ज्यादा। विड्रॉल होगा डेबिट। जहां पैसा आ रहा है वो क्या होता है, डेबिट। ठीक है। तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग था अपना, इसको समझने के लिए। तो अब तुम समझे, यहाँ से पैसा वहां निकल रहा है, यानी कि मेरा क्या होगा, 50 लाख कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अगर मैं इसका इसका अगर मैं एक शेप बनाऊं तो कैसे बनेगा। शेप अगर मैं बनाऊं, देखो दो टाइप से शेप बनती है, दो टाइप से शेप बनती है, दो टाइप से शेप बनती है, दोनों टाइप से आप बना सकते हो। टाइप से क्या शेप बनती है इसकी, दो टाइप से हो गया है पेंसिल हीरा। तो हम क्या कर रहे थे, इसको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे।
अब क्या था मेरे पास, पहले तो आएगा ऊपर कैपिटल मान लो, ये तो मीटर के साथ से ये हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। स्क्वायर पेंसिल ये नहीं काम कर रही, गड़बड़ हो रहा है। चलो इसको समझते हैं, जैसे कि बैलेंसिंग कैसे होगा। बैलेंस तो होगा नहीं ना अगर दोनों साइड एसेट और लाइबिलिटी नहीं रहेगी, तो बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं। बैलेंस शीट कब बनती है, जब एसेट और लाइबिलिटी बराबर रहती है। तो ट्रांजेक्शन के दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, एसेट भी और लाइबिलिटी भी, जब जाके हमारी बैलेंस शीट बराबर होगी। ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको सर्च करके कल करते हैं, क्यों ये पेंसिल ऐसे कर रही है। द मनी बोट इन द राम, ये वही ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, ड्यूल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक जगह से पैसा निकलता है एक जगह जाता है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। सपोज इसने क्या किया, परचेज किया 10 लाख रुपए का गुड्स, ठीक है। बिजनेस इंक्रीज स्टॉक हैंड, ये कह रहा है 10 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया है, तो क्या होगा, दोनों साइड इफेक्ट करेगी। कैश कम हो जाएगा, कैश कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा। कैश कम होगा तो जिसमें जा रहा है वो डेबिट और जो निकल रहा है वो क्रेडिट। हाँ तो मेरा कैश निकल रहा है, कैश निकल के परचेज में जा रहा है, हम्म। क्या होगा, ट्रांजेक्शन क्या तो बनेगा बताओ। कैश निकल रहा है तो क्रेडिट होगा। कैश क्रेडिट और डेबिट क्या होगा, इस एग्जांपल में डेबिट गुड्स पर परचेज होगा, सही शाबाश। परचेज होगा। तो डेबिट, मेरे परचेज गुड्स का जो लेजर है वो डेबिट हो जाएगा। डेबिट परचेज गुड्स 10 लाख रुपीज, क्रेडिट कैश 10 लाख रुपीज, ये क्या बन जाएगा, ट्रांजेक्शन बन जाएगा, डुअल कॉन्सेप्ट का ट्रांजेक्शन बन जाएगा, ठीक है। दिस इंक्रीज द एसेट साइड, ये कह रहा है कि भाई एसेट साइड तो इंक्रीज होगा ही जब आपने कुछ परचेज किया तो, है ना। इन्वेंट्री में मेरा कुछ मटेरियल आ गया तो वो इंक्रीज कर जाएगा, और अपना कैश का एसेट जो है वो कम हो जाएगा, यानी एसेट नेट टू नेट रहेगी। जब इफ फर्म परचेज ओवरऑल एसेट, मतलब ये एसेट के एक कंपोनेंट से निकल के दूसरे कंपोनेंट में जा रहा है, ओवरऑल एसेट का वही रहेगा, लेकिन अकाउंट के जो ट्रांजेक्शन है वो हिट कर जाएंगे। दो अकाउंट के, एक का बैलेंस कम हो जाएगा, एक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा। परचेज का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, है ना। दिस विल इंक्रीज द, एक ये, इफ द परचेज मशीनरी 30 लाख रुपीज, द क्रेडिट रिलायंस इंडस्ट्री, इसने क्रेडिट पे सामान खरीदा है, अब इसने कैश पे नहीं खरीदा है। तो अब ये बताओ इसका क्या बनना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्या ट्रांजेक्शन बनना चाहिए, क्या से कहां से पैसा कहाँ जा रहा है, वैल्यू कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रही है। इसने क्रेडिट पे लिया है, उधार लिया है। हम्म, क्रेडिट पे तो लिया है, लेकिन हमारा मुद्दा ये है, कैश से तो लिया नहीं है, तो चलो तुमने ठीक बोला। हमारा मुद्दा अंडरस्टैंड करने का है, वैल्यू कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रही है। वैल्यू जहां से जहां शिफ्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी ट्रांजेक्शन बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम ड्यूल कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। एसेट तो बढ़ रहे हैं। तो बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, जहां से बढ़ता है, जहां पे वैल्यू बढ़ता है, एसेट जहां पे बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं। जहाँ पैसा जा वो डेबिट होगा। शाबाश, एसेट डेबिट हो गया मेरा, ठीक है, 30 लाख रुपए से मेरी पर मशीनरी डेबिट हो गई। और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट ये परचेज। नहीं नहीं नहीं, परचेज नहीं होगा। परचेज कैसे होगा, रिलायंस इंडस्ट्री होगी ना। पैस वैल्यू तो हाँ रिलायंस हाँ। इंडस्ट्री से परचेज में आ रहा है, परचेज कोई डेबिट बोल रहा है, परचेज कोई क्रेडिट बोल रहा है, ऐसे कैसे होगा। परचेज है मशीनरी तो डेबिट हो गया, और रिलायंस हम्म। इंडस्ट्री ने वैल्यू दी है ना, रिलायंस इंडस्ट्री ने आपकी वैल्यू दी है, और आपकी एसेट पे चार्ज क्रिएट किया है, जिसको हम क्या बोलते थे, सैंडी क्रेडिटर, सेंड्री क्रेडिटर। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है ना। दायित्व। क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी। और उसने क्या किया है, आपको आपकी एसेट को क्रिएट किया है, आपकी एसेट को क्रिएट किया ना लाइबिलिटी, उसने क्रेडिटर ने, और आपको उसको पैसा देना है, तो एसेट तो डेबिट हो गई और क्रेडिट लाइबिलिटी हो गई।
ठीक है, वैल्यू कहाँ से निकली, रिलायंस इंडस्ट्री से वैल्यू निकली, वो वैल्यू कहाँ पहुंच गई, मशीनरी में पहुंच गई। तो मशीनरी डेबिट और रिलायंस इंडस्ट्री क्रेडिट, ये तो अंडरस्टैंडिंग पर्पज से हो गया। दूसरा लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई, यहाँ पे देनदारी बना रहे हो तो क्रेडिट हो गई। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि कहाँ से पैसा निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, सीधा सा मतलब ये है। अभी इस पे फोकस रखो। दे विल इंक्रीज द एसेट एंड द क्रेडिट द लाइबिलिटी, क्रेडिट लाइबिलिटी हो जाएगी। जिस टाइप ऑफ ड्यूल कॉन्सेप्ट होते हैं ट्रांजेक्शन के, जो ये प्रिंसिपल है, ये ड्यूल कॉन्सेप्ट पे ही चलता है। तभी हम ट्रांजेक्शन बना पाएंगे, तभी हम बुक्स ऑफ अकाउंट बना पाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे बैलेंसिंग क्या होती है और कैसे बैलेंस होता है सारी चीजें। द क्वालिटी प्रिंसिपल कॉमनली एक्सप्रेस इन द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। ये इक्वेशन तो तुमने कर ही लिया है, ये इक्वेशन क्या बोलता है, इक्वेशन क्या बोल रहा है, समझ आ रहा है कुछ? इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो इस इक्वेशन का कि ये कैसे बन रहा है? Asset capital. नहीं समझ आया? Example. ये इसके बराबर कैसे है, मतलब इसके बराबर इसको क्यों बोल रहे हैं हम? एसेट तो हमारी संपत्ति, लाइबिलिटी दायित्व है, और ये कैपिटल जो हमने पैसा लगाया बिजनेस में। देखो इसको ऐसे समझते हैं, अगर कोई कैपिटल लगाता है तो पैसा कहाँ पहुंचता है? पैसा कैपिटल से तो निकला, लेकिन पहुंचता कहाँ है कैपिटल से? कैपिटल तो क्रेडिट कर दिया, कैपिटल से पैसा आया, लेकिन कैपिटल से पैसा निकला और गया कहाँ पे वो? या तो कैश एसेट में में। आया होगा, या तो भाई कैश आया होगा कैपिटल के नाम पे कंपनी में, या तो कैपिटल के नाम पे ओनर ने कैश दिया होगा, या फिर कुछ एसेट लगाया होगा। या तो एसेट डेबिट होगी, या फिर कोई एसेट का अकाउंट फिक्स एसेट डेबिट होगी, या कैश डेबिट होगा। दोनों आते हैं एसेट के अंडर में, हमें पता है कि कैश भी एसेट होता है और मशीनरी भी एसेट होती है, ये तो पता है ना हमें अब। तो ये तो एसेट और कैपिटल बराबर हो गया। अगर एसेट से कुछ भी आ रहा है तो वो एसेट के बराबर होगा ना, कैपिटल से कुछ भी आ रहा है एसेट के बराबर होगा। समझ रहे हो इस चीज को? दूसरा, अगर कोई हम उधार में माल खरीदें या नगद खरीदें, नगद खरीदेंगे देंगे तो एसेट जाएगी भी, एसेट आएगी भी, यानी एसेट ही निकलेगी। एसेट से क्या निकलेगा? कैश निकलेगा, और वापिस मेरे परचेज में इन्वेंट्री आ जाएगी, तो दोनों तरफ बराबर रहेगा हिसाब किताब। समझ रहे हो? फिर अगर मैंने उधार में माल खरीदा तो मेरा क्या होगा, लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, देनदारी बनाऊंगा ना मैं, क्रेडिटर को क्रेडिट करूंगा, क्रेडिटर से पैसा निकलेगा। अब पैसा आएगा कहाँ पे? एसेट में ही तो आएगा ना। उससे खरीदोगे क्या? सामान ही खरीदोगे उससे, सामान पानी खरीदोगे तो क्या, खरीदेंगे। है ना? पैसा आएगा तो कहाँ आएगा? एसेट में आएगा। तो एसेट मिलेगा। इसलिए ये हमेशा बराबर रहता है, इसलिए ये हमेशा बराबर रहता है। कोई भी ट्रांजेक्शन इसी इसी कॉन्सेप्ट बनाओगे ना, तो तुम्हें समझ आएगा कि पैसा अगर मेरा निकला है तो कहाँ जाएगा। लाइबिलिटी से निकला है एसेट में जाएगा, कैपिटल से निकला है एसेट में जाएगा, एसेट से निकला है लाइबिलिटी को कम करेगा या कैपिटल को कम करेगा, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। फिर बाद में, इन अदर वर्ड द इक्वेशन स्टेट दैट द बिजनेस इज ऑलवेज इक्वल टू क्लेम एंड ओनर साइड। यही कहता है कि भाई दोनों साइड जो है वो बराबर रहनी चाहिए। एसेट और लाइबिलिटी, टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी बराबर रहना चाहिए, तभी बैलेंस होता है। यही जिंदगी का जो है अकाउंट का बैलेंसिंग है, दोनों साइड बराबर रहेगी हमेशा। अगर डिफरेंस आ गया इसका मतलब आपने कोई ना कोई ट्रांजैक्शन जो है वो गलत रिकॉर्ड कर दी है, जो है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के विपरीत रिकॉर्ड कर दिया आपने। जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल थे उसको माना ही नहीं, अपना प्रिंसिपल बनाया और उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को कर दिया है, तो मतलब गलत हो गया है ये, अगर बराबर नहीं हो रहा तो। ये थोड़ा सा इसका एक कंट्रोलिंग मेथड बन जाता है। द क्लेम कॉल्ड इक्वल टू कैपिटल। अब ये बता रहा है लाइबिलिटी क्या है कैपिटल क्या है, ये हमने अंडरस्टैंड कर ही लिया। ठीक है, अभी ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये क्या है, रेवेन्यू रिक्विजिशन पढ़ो इसको, पढ़ने में आता है? The, हम्म, the concept of revenue recognition requires that the revenue for a business transaction should be included in the accounting records only when it is released
Here arises सुनो सुनो, जब फुल स्टॉप आ जाता है ना तो रुक जाया करो। जैसे सेंटेंस आ गया, फुल स्टॉप आ गया तो रुक जाओ। ठीक है। तो अब क्या है, ये क्या कह रहा है ये समझ आया तुम्हें, बोल क्या रहा है ये? क्या कहने की मतलब, क्या इससे क्या होगा क्या इस सेंटेंस से? इससे क्या समझ आ रहा है तुम्हें? ये कह रहा the है, concept. क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मैं अकाउंट रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करूंगा? कब रिकॉर्ड करूंगा? जब उसका, जब वो क्या होगी, रियलाइज्ड होगी। रियलाइज्ड होगी। ठीक है। रियलाइज्ड का क्या मतलब है? रियलाइज्ड का ये मतलब है कि अब पूरी संभावना है पैसे आ जाएंगे। अब पूरी संभावना बन चुकी है, पैसे आ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दूंगा। पूरी संभावना बन जाएगी तो मैं इनकम रिकॉर्ड कर दूंगा। ये कॉन्सेप्ट है। यानी कि संभावना कब बनेगी? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैंने किसी को एक सर्विस देनी है ट्रांसपोर्टेशन की। अब मैंने, उसने मेरा माल लोड कर दिया, मैं माल लोड के निकला। तो क्या मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूं अपने? 10,000 का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था कि 10,000 रुपए देने हैं। तो क्या मैं अभी रिकॉर्ड कर सकता हूँ? मैंने तो जस्ट माल रिकॉर्ड अभी लोड ही किया है, मैंने तो सर्विस दी ही नहीं। सर्विस तो तब दूंगा जब मैं उसका माल पूरा डिलीवर कर दूंगा। तभी तो मैं मानूंगा ना भाई मैंने सर्विस दे दी। सर्विस दे दी तो तभी मानूंगा जब मैंने उसको सर्विस दे दी, और जब सर्विस दे दी तो मेरे लिए रियलाइज हो गई। अब तो मैं मानूंगा, अब तो मेरा क्लेम बन गया भाई। मैंने आपको सर्विस दे दी, सेटिस्फाइडली सर्विस दे दी। अब मेरी रेवेन्यू रियलाइज हो गई। अब मैं बिल बनाऊंगा। वो बाद की बात है, बिल बनाया है कि नहीं बनाया, फिर मैं बिल बनाऊंगा। बिल बनाना नहीं बनाना अलग बात है। रेवेन्यू रियलाइज होना डिफरेंट चीज है। रेवेन्यू कब रियलाइज होगी? कब होगी? जब मैं सर्विस दे दूंगा। ऐसे ही गुड्स मेरा जब, जब किसके बंदे के, अगले बंदे के कंट्रोल में चला जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा? गुड्स सेल हो जाएगा। मैंने उसको दे दिया, ले भाई ये तेरा गुड्स है, अब तेरे पोजीशन में है, तू इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड तेरे हो गए। अब ये पेन तेरा है, ये घर जाके चले ना चले तेरा है। ठीक है। तूने मुझे पैसे देने हैं। ठीक है, उसने बोला हाँ ओके है, तो मेरा सेल हो गया। इसके बाद में इसको इसको हम रीड आउट कर लेते हैं, ये तो हो ही जाएगा हमारा आज। इसके बाद में है, द रेवेन्यू इज द ग्रॉस फ्लो ऑफ अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। ये वही बोल रहा है कि भाई कैश का जो इनफ्लो होगा वो रेवेन्यू से ही निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? अभी मैं किसी को सेल करूंगा तभी तो पैसा आएगा मेरे पास, है ना? द सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विस बाय एन enterprises used by the other enterprises resource yield interest royalty second revenue। अब वो वही बता रहा है कि रेवेन्यू भाई सेल ऑफ गुड्स से होगा या सेल ऑफ सर्विस से होगा। ये रेवेन्यू कहाँ से आएगा? कैश कहाँ से आएगा? मैं किसी को सर्विस दूंगा, किसी को माल दूंगा, किसी को सामान बेचूंगा, या किसी को कहीं से मुझे डिविडेंट मिलेगा, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मेरा बैंक में पैसा बना है, रखा हुआ है, मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी मेरा रेवेन्यू है। ठीक है, इसको भी रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा। और वो पैसा कब रियलाइज होगा? जब मेरा, उसको रियलाइजेशन की टर्म, जो भी मेरी टर्म थी फॉर सर्विस और गुड्स, जो भी मेरी टर्म थी वो पूरी हो जाएंगी, तब मेरा पैसा रियलाइज हो जाएगा और मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर पाऊंगा। और उसके बाद में मेरे को पैसा जो मेरी टर्म थी उसके अनुसार मिल जाएगा। लेकिन मेन क्या है, अगर मैंने सर्विस कंप्लीट कर दी और रियलाइज कर दी, मैंने सेटिस्फैक्ट्री सर्विस मेरी कंप्लीट हो गई, मेरी जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म थी वो पूरी हो गई, तो मेरा रेवेन्यू हो गया। The point of when the goods has been sold service by the recorded, thus the credit sales treat as a revenue and sales। ये वही एग्जांपल दे रहा है कि भाई रेवेन्यू, क्रेडिट सेल्स में भी जब मैंने जो है मैंने नहीं भी मिली तो भी मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वो इसीलिए कर लेता हूँ क्योंकि मैंने सर्विस कंप्लीट कर ली है। तो मैंने सर्विस कंप्लीट कर ली, मैंने अपनी जो दायित्व है उनको पूरा कर दिया सेल्स के लिए, तो मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगा।
देर आर रिकॉग्नाइजेशन ऑन बेसिस ऑफ एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल ये दे रहा है, इवन द क्या है ये, रिसीव्ड, इवन इफ रिसीव्ड अप्रैल 27 विल इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च। अब ये एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, भाई मार्च का रेंट है, ठीक है, लेकिन मिला मेरे को कब है, अप्रैल में। लेकिन मैंने तो अपनी तो सर्विस तो हमारी पूरी हो गई ना। इसमें अब दो कॉन्सेप्ट आ गए, अब तो दो तीन चीजें आ गई कि रेवेन्यू में क्यों रिकॉर्ड करूंगा। एक तो मेरा पीरियड कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था ना, कि अगर मेरे को किसी पीरियड का, पीरियड वाइज मैं चलता हूँ, पीरियड कॉन्सेप्ट चलता हूँ, मेरा मार्च क्लोज हो गया तो मेरा मार्च का रिकॉर्ड बना था, ठीक है। एक बात तो हमारी किससे आ गई, पीरियड कॉन्सेप्ट से। दूसरा यहाँ पे क्या आ गया कि मैंने मार्च की सर्विस कंप्लीट कर दी मार्च में, मेरा मार्च की सर्विस मार्च में कंप्लीट हो गई, मेरे को पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला उससे मेरे को फर्क नहीं है, लेकिन मैंने सर्विस अपनी दे दी, मैंने सर्विस दे दी, सेटिस्फैक्ट्री सर्विस मेरी कंप्लीट हो गई, तो मेरी रेवेन्यू जनरेट हो गई, ठीक है, मेरी रेवेन्यू जनरेट हो गई। म्यूट कर लो, आवाज आ रही है तुम्हारी तरफ से, म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। इवन इफ रिसीव्ड द, ये कह रहा है अप्रैल में मेरे को पैसा मिल रहा है, पैसा भले ही अप्रैल में मिल रहा है, लेकिन मैंने रेवेन्यू मार्च में रिकॉर्ड कर लेनी है, ठीक है। विल टेकन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लूंगा। एंड एंड फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग 27, और नेक्स्ट ईयर में नहीं लेके जाऊंगा, नेक्स्ट ईयर में मेरा केवल जो है रिसीवेबल का रिकॉर्ड जाएगा, मेरी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुकी है, मार्च की रेवेन्यू। अभी इसमें क्या है, सिमिलर इंटरेस्ट जो है वो मार्च का मार्च में नहीं मिल रहा, अगले साल में मिल रहा है, तो वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस 2000 मैं अगले साल में लेके जा रहा हूँ इसको। अब ये क्या है, ये कह रहा है कि भाई अप्रैल का जो इंटरेस्ट है वो मेरे को मार्च में ही मिल गया, एडवांस में मिल गया। अब भाई मैंने सर्विस तो दी नहीं, मेरी जो भी उसकी जो भी टर्म थी वो तो हुई नहीं पूरी, टर्म जब पूरी हो रही है वो तो अप्रैल में हो रही है, तो अप्रैल का जो रेवेन्यू है मार्च में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, अप्रैल में ही करूंगा, तो वो किस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में जाएगा, नेक्स्ट ईयर के। देर आर सम एक्सेप्शन इन द जनरल रूल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे बता रहे हैं, इन द केस ऑफ ट्रांजेक्शन लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क। अब ये कुछ ऐसा है जैसे कि मेरा कुछ लंबे टाइम का चलता है कोई वर्क, तो अब उसमें क्या है भाई, मेरा कुछ लंबा कार्यक्रम चलने वाला है, 2-3 साल वाला, तो मैंने एक साल में जितना काम कर दिया उतना तो मैं रेवेन्यू, मेरे भाई उतना तो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा ना। मैंने अपना पता है, गवर्नमेंट ने बोल रखा है 31 मार्च तक का आपको प्रॉफिट एंड लॉस बना के देना है। अगर मेरा जो सर्विस है वो है ही 2-3 साल की, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं 2-3 साल गवर्नमेंट वेट करेगी कि भाई आप कब प्रॉफिट डिक्लेयर करो, कब मैं आपसे जो है टैक्स लूं, और कब उसके स्टेक होल्डर भी कोई वेट नहीं करेगा। पीरियड का कॉन्सेप्ट हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो ये थोड़ा सा इसमें एक डेविएशन आता है, डेविएशन का एक जस्टिफाइड रीजन भी है। रीजन ये है कि भाई आप पीरियड वाइज आप चलते हो, उस पीरियड में कितना रेवेन्यू है एटलीस्ट उतना तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जितना मैंने सर्विस दे दिया उतना मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बाकी मैं अगले साल में कर लूंगा, ठीक है। ये कुछ हायर परचेज के और इनके कॉन्ट्रैक्ट में चलता है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो आगे चल के जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो आपको समझ आएगा कि पीरियड वाइज भी, जैसे मैंने आधी सर्विस दी है, एक पीरियड की दी है, तो मैं उतना जितना मैं दे चुका हूँ उतना मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये हमारे कॉन्सेप्ट अभी तक के थे। अभी तक के कॉन्सेप्ट में तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बता दो। अभी हमने कितने कॉन्सेप्ट कर लिए हैं अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग के कितने एक कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग का पहला दो। कॉन्सेप्ट, देखो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट अभी तक जो हमने कर लिए हैं, एक तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट हम्म। कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम्म। उसके बाद हमने किया ऑन गोन कंसर्न कर लिया, उसके बाद में हमने कर लिया अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। उसके बाद में हमने कर लिया है कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कर लिया है। फिर ड्यूअल कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, और हमने और आज क्या कर लिया, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट हमने आज कर लिया। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट कर अभी लिया। इतने जो कॉन्सेप्ट है इसमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बताओ। नहीं है। ये सारे समझ में आ रहे हैं।
अभी तक जो समझाया सारा समझ में आ गया है? हेलो, समझ आ गया है ना? नेक्स्ट क्लास में हाँ। मैं इसमें से क्वेश्चन पूछूंगा फिर आपसे, ठीक है? फिर पता चलेगा कितना समझ आया है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपना आगे फर्दर करेंगे। ठीक है, गुड नाइट। इसका इसका मैं शेयर